जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग तैयारी के भौकाल महोत्सव की शुरुआत करेंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को पीछे के वीडियो सेशन में बताया था कि हम लोग 15 जुलाई से तैयारी के भौकाल महोत्सव की शुरुआत करेंगे, जहां पे हम लोग 2 वीडियो लेक्चर पर डे देखेंगे, जिसमें हम लोग का एक जो है वो टॉपिक वाइज रिवीजन होगा और दूसरा हम लोग का PYQ सेशन होगा। तो अभी का जो ये सेशन होगा उसमें हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन को डिस्कस कर रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग का टॉपिक क्या होगा, तो हम लोग का टॉपिक होगा लाइट। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि लाइट का रिवीजन हम लोग 3 सेशन में करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग पहले लाइट से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को डिस्कस करेंगे और फिर इससे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इसके अगले क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। और ये तीनों ही क्लास लाइट के रिवीजन के लिए क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग लाइट की बात करते हैं इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हिंदी में प्रकाश बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये प्रकाश क्या होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग प्रकाश क्या होता है इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम सभी को किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बगैर प्रकाश के आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं और बगैर प्रकाश के इंसान आंख रहते हुए भी क्या होगा, तो सर अंधा कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, कोई भी आपसे ये पूछे ये बताओ कि प्रकाश क्या है, आप कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको क्या देती है, तो किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो बड़ा ही सिंपल सा चीज़ था। कभी कभी हमारे एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश जो है वो किस प्रकार की तरंग होती है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश तरंग एक है, आप क्या कहेंगे, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पे आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसकी प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति हमेशा कैसा होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसकी प्रकृति हमेशा अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है, यानी कि ट्रांसवर्स होता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। तो कोई भी आपसे पूछे ये बताओ प्रकाश क्या है, आप कहेंगे एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको क्या करती है, तो किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग आंख रहते हुए भी क्या हो जाएंगे, अंधा हो जाएंगे। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, आप कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्रकाश है इसकी प्रकृति कैसी होती है। ये तो तरंग की प्रकृति हमने बोला, तो आपने बोला कि गुरुजी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन प्रकाश जो है ये 2 तरीके से बिहेव करता है। लाइट जो है ये कितने तरीके से बिहेव करता है, 2 तरीके से बिहेव करता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति वाली कहलाती है, यानी कि डुअल नेचर वाली कहलाती है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसको स्टार मार्क दे करके नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। क्या नोट करेंगे कि प्रकाश दोहरी प्रकृति वाली होती है। प्रकाश क्या होती है, दोहरी प्रकृति वाली होती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि दोहरी प्रकृति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में डुअल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, डुअल नेचर कहते हैं। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी प्रकाश को दोहरी प्रकृति वाला हम लोग क्यों कहते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना, ये जो आपका प्रकाश है जिसको आप कह रहे हो कि गुरुजी ये डुअल नेचर वाला होता है, एक्चुअली किसी किसी केस में ये तरंग की तरह बिहेव करता है, किसी किसी केस में ये कैसे बिहेव करता है, तरंग की तरह बिहेव करता है, और किसी किसी केस में ये कण की तरह बिहेव करता है। चूँकि प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों के तरह बिहेव करता है, इसीलिए प्रकाश को क्या बोला जाता है, डुअल नेचर वाला बोला जाता है। तो कोई भी आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ
कि जो प्रकाश है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहेंगे कि ये दोहरी प्रकृति वाली होती है। दोहरी प्रकृति वाली क्यों होती है, तो आप कहेंगे कि प्रकाश कुछ केसेस में, या आप कह सकते हो कुछ घटनाओं में तरंग की तरह बिहेव करती है, यानी कि वेव की तरह बिहेव करती है, और कुछ घटनाओं में ये कण की तरह बिहेव करती है। अब आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि ऐसी कौन सी घटना है जिसमें प्रकाश जो है वो तरंग की तरह बिहेव करती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग प्रकाश के सीधी रेखा में चलने की बात कहते हैं, प्रकाश के सीधी रेखा में चलने की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग प्रकाश के विवर्तन की बात करते हैं, साथ ही जो हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण की बात करते हैं, साथ ही जो हम लोग प्रकाश के ध्रुवीकरण की बात करते हैं, इन सभी घटनाओं में प्रकाश जो है वो तरंग की तरह बिहेव करता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि ये बताओ कि प्रकाश किस किस घटना में तरंग की तरह बिहेव करता है, तो आप कहेंगे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, इन सभी घटनाओं में प्रकाश जो है वो तरंग की तरह बिहेव करता है। किसके तरह बिहेव करता है, तरंग की तरह बिहेव करता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि फिर प्रकाश कण के तरह कहाँ पे बिहेव करता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की, जब हम लोग बात किसकी करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की, और साथ ही साथ जब हम लोग बात करते हैं कॉम्पटन प्रभाव की, किसकी, कॉम्पटन प्रभाव की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इस दोनों ही इफेक्ट में प्रकाश जो है वो कण की तरह बिहेव करता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश कुछ घटनाओं में तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है और कुछ घटनाओं में कण की तरह व्यवहार कर रहा है, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, आप कहेंगे कि गुरुजी इसीलिए इसे डुअल नेचर वाला बोला जाता है, यानी कि दोहरी प्रकृति वाला बोला जाता है। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे, और वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आप सभी के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ना हो तो यहाँ पे स्टार मार करके लिख लेंगे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे हाइजेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, हाइजेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। और साथ ही ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिनका प्रयोग प्रकाश एक तरंग है या प्रकाश के तरंग सिद्धांत को और अधिक बल देता है, तो आप याद रखेंगे मैक्सवेल। ना हो तो इस चीज़ को भी आप पॉइंट आउट कर लेंगे अपने कॉपी में। क्या करेंगे, तो आप सभी लिखेंगे कि वैज्ञानिक जिसका प्रयोग तरंग सिद्धांत को, वैज्ञानिक जिसका प्रयोग तरंग सिद्धांत को बल देता है, तरंग सिद्धांत को बल देता है, वो कौन सा वैज्ञानिक है, आप याद रखेंगे मैक्सवेल। क्या याद रखेंगे, मैक्सवेल। ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे हाइजेन के द्वारा दिया गया। बाद में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट से इस बात को और ज़्यादा बल मिल गई, यानी कि इस बात की और ज़्यादा पुष्टि हो गई कि प्रकाश जो है वो तरंग की तरह बिहेव करता है। और ये क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश के लिए क्वांटम सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तब आप किसका नाम लेंगे, मैक्स प्लांक का नाम लेंगे। न हो तो आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेंगे, क्या कि प्रकाश के लिए क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश के लिए क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश के लिए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, आप कहेंगे कि गुरुजी मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो ये आपका 3 पॉइंट आपके लिए सर रामबाण है, और आप सभी इसको हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन था वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ कि प्रकाश गमन कैसे करता है।
इसका स्पीड क्या होता है। आइए इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी अगर कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रकाश से संबंधित अगले 2 महत्वपूर्ण पॉइंट को। ध्यान दीजिएगा कि पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। मैंने लिखा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और ये बात आप सभी अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट कर लेंगे कि प्रकाश जब भी किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलेगी तो वो एक सीधी रेखा में चलेगी। और प्रकाश का सीधी रेखा में चलना किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, यानी कि ये तरंग और कण दोनों के तरह बिहेव करता है। और आपने बताया है अभी जस्ट कि जो प्रकाश का तरंग जैसा बिहेव है वो बिहेव किस बात की पुष्टि करता है या किस घटनाओं में हमको देखने को मिलता है। तो गुरुजी जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो आप सभी क्या कहेंगे कि प्रकाश का जो सीधी रेखा में चलना है वो प्रकाश के तरंग के गुण को क्या करता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। और ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से प्रकाश चलती है, तो आप क्या कहेंगे, प्रकाश जब भी चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे, मैंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि प्रकाश प्रकाशीय स्रोत से किरण पुंज के रूप में क्या होता है, गमन करता है या किरण पुंज के रूप में बाहर निकलता है। ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा। प्रकाश जो है वो प्रकाशीय स्रोत से किरण पुंज के रूप में बाहर निकलता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये प्रकाशीय स्रोत क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलती है या जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाशीय स्रोत बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश जो है वो प्रकाशीय स्रोत से किरण पुंज के रूप में क्या होगी, तो बाहर निकलती है। ध्यान में रखिएगा कि किरण पुंज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत सारे मित्रों के मन में यहाँ पे द्वंद्व चल रहा होगा कि गुरुजी ये किरण पुंज क्या है, इसका मतलब नहीं समझे। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक कैंडल है। क्या है सर, एक कैंडल है। तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी बर्न होगा तो प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। ध्यान दीजिएगा हम सभी ऑप्टिक्स को आसानी से समझने के लिए प्रकाश की किरणों को एक किरण से बताते हैं, लेकिन प्रकाश की किरणें जब भी किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलती है, जैसे कि मोमबत्ती जल रहा है तो ये प्रकाशीय स्रोत हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी प्रकाश की किरण निकलेगी वो हमेशा क्या होगा, तो किरणों के समूह में निकलेगी। किस में निकलेगी, किरणों के समूह में निकलेगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्टिक्स में चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम लोग प्रकाश को एक रे के रूप में, एक किरण के रूप में तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है। तो सर हकीकत ये है कि प्रकाश जब भी किसी प्रकाशीय स्रोत से बाहर निकलेगी तो किरणों के समूह के रूप में निकलेगी, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो आपने बीम ऑफ लाइट की बात करा है, एक्चुअली ये क्या है, तो आप कहेंगे किरणों का समूह है। क्या है, तो आप कहेंगे किरणों का समूह है। और मेरे मित्र आप सभी आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किरणों के समूह को ही क्या बोला जाता है, किरण पुंज बोला जाता है, यानी कि बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। आप सभी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो किरण पुंज होते हैं, जो किरण पुंज होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं किरण पुंज के प्रकार लिख करके डैश दे रहा हूँ ताकि आप सभी इसको आसानी से समझ जाओ। आप कहेंगे गुरुजी ये 3 प्रकार कौन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको एक किरण पुंज ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि प्रकाश की किरणें जो है वो किसी प्रकाशीय स्रोत से आकर के किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है, तो सर केंद्रित हो रही है। जैसे आप इसको देख रहे होंगे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की जो ये सभी किरणें हैं वो इस बिंदु पर आकर के केंद्रित हो रही है। क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ध्यान में रखेंगे इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। तो बड़े ही सरल शब्दों में याद रखना है
कि अगर सभी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर एकत्रित होता हुआ मालूम पड़ेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे सभी किरणें अभिसरित हो रही है यानी कि केंद्रित हो रही है, और ये हमारा कौन सा किरण पुंज कहलाएगा, आप कहिएगा अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपको एक किरण पुंज ऐसा मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि प्रकाश की किरणें जो है वो किसी बिंदु स्रोत से क्या हो रही है या किसी प्रकाशीय स्रोत से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। मेरे मित्र यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वे सभी क्या हो रही है, तो गुरुजी यहाँ पे ये फैल रही है, फैल रही है। मेरे मित्र फैल रही है को हम लोग ऑप्टिक्स में क्या कहते हैं, आप कहेंगे अपसरित होना कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि गुरुजी चूंकि यहाँ पे सभी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल करके फैल रही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो सर इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें अपसरित हो रही है यानी कि फैल जा रही है। और इसको क्या बोला जाएगा, आप कहिएगा कि गुरुजी इसको अपसारी किरण पुंज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अपसारी किरण पुंज बोला जाएगा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर बहुत सारा प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और अगर प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशीय स्रोत से निकल के फैल रही होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहेंगे। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कुछ किरण पुंज आपको ऐसा भी दिखाई पड़ेगा जिसमें क्या होगा, तो आपको लगेगा कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वे सभी क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और ऐसे किरण पुंज को क्या बोला जाता है, समांतर किरण पुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समांतर किरण पुंज बोला जाता है, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पे आता है वो समांतर किरण पुंज का उदाहरण होता है। ना हो तो यहाँ पे नोट करके लिख देंगे क्या, कि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज का उदाहरण होता है। समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल होता है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जब किसी प्रकाशीय स्रोत से किरण पुंज के रूप में निकलती है तो ये किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, तो गुरुजी यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे केंद्रित होगी। अपसारी में क्या होगा, तो प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशीय स्रोत से बाहर फैलता हुआ नजर आएगी। और समांतर किरण पुंज में क्या होगा, तो प्रकाश के किरण पुंज में जितने भी किरणें होंगे वे सभी एक दूसरे के समांतर होंगे। और सूर्य से आते हुए प्रकाश की किरणें जो है वो किसका उदाहरण होता है, आप कहेंगे समांतर किरण पुंज का उदाहरण होता है। आप कहिएगा कि गुरुजी ये दोनों पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है तो प्रकाश की तो अपनी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। बिल्कुल होगी सर, और आप सबों ने कई बार याद भी करा है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रकाश की चाल की, किसकी बात करते हैं सर, प्रकाश की चाल की, तो हमारे एग्जाम में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश की चाल सर्वप्रथम मापा गया किसके द्वारा, आप सभी याद रखेंगे, रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा सर, रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और कब मापा गया, तो आप सभी याद रखना 1676 ईस्वी में मापा गया। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो आप कहेंगे रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किस ईस्वी में बताया गया, तो आप कहेंगे 1676 ईस्वी में बताया गया। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा कि प्रकाश सबसे तेज किस में चलती है, आप कहते हैं निर्वात में चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हम सबों को याद है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है और कांच में कितनी होती है, तो आप सभी कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं कि सर ये तो हमको याद ही नहीं रहता। तो मेरे मित्र इसको भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे और क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमको मालूम ही है
कि प्रकाश जो है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है। साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश जो है वो पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है। क्या कहेंगे कि प्रकाश पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है। और साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश की चाल निर्वात, पानी और कांच, इस तीनों में ही याद रहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने बताया, आप कहेंगे रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में बताया। प्रकाश सबसे तेज किस में चलेगी, निर्वात में चलेगी। कितना स्पीड होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी में इसकी स्पीड क्या होगी, आप कहेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में क्या होगी, आप कहिएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मेरे मित्र, एक और खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप सभी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी प्रकाश जो है वो निर्वात में सबसे तेज चलती है। तो निर्वात को छोड़ करके अगर हम लोग प्रकाश की चाल की बात किसी और माध्यम में करेंगे तो क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश की चाल निर्वात को छोड़ करके अन्य माध्यम में हमेशा निर्वात से क्या होगी, कम होगी। तो हमेशा आप सभी अपने माइंड में रखेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात को छोड़ करके या निर्वात की तुलना में हर एक माध्यम में क्या होगी, कम होगी। क्या होगी सर, कम होगी। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा पूरा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि प्रकाश के गमन करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, और साथ ही साथ प्रकाश को उत्सर्जित करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी नोट डाउन करना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट को। पहला आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखना है कि प्रकाश के किसी वस्तु से आर पार हो जाने के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड भाषा में गमन करना भी बोल सकते हैं, लेकिन आप सबों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो प्योर ठेठ भाषा लिखा है आर पार, ताकि आप इसको आसानी से अडॉप्ट कर पाओ। क्या कहेंगे कि प्रकाश के किसी वस्तु से आर पार हो जाने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, आप कहेंगे कि वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और आप सबों को मालूम होगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इसका भी रिवीजन करना बहुत ही जरूरी था। क्या कहिएगा कि प्रकाश के किसी वस्तु से आर पार हो जाने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है आपका पारदर्शी वस्तु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते चला, इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है, तो दूसरा होता है पारभासी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है, अपारदर्शी। तीसरा क्या होता है, अपारदर्शी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि प्रकाश के किसी वस्तु से आर पार हो जाने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, आप कहिएगा 3 प्रकार का। कौन कौन सा, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम होगा कि पारदर्शी वस्तुएं वो होती है जिससे प्रकाश क्या होता है, आसानी से आर पार हो जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं वे होगी जिससे क्या होगा, प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। जैसे कि आपका ग्लास हो गया, इससे क्या होता है, तो गुरुजी प्रकाश जो है वो आसानी से आर पार हो जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग पारभासी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो प्रकाश जो है वो आंशिक रूप से आर पार होता है, पूरा आर पार नहीं होता है, आंशिक रूप से आर पार होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है,
आंशिक रूप से पार होती है उसको क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी जो बटर पेपर होता है यानी कि जिस पेपर में तेल वगैरह लग जाता है उससे क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें हल्की मात्रा में या अंशतः आर पार होती है और वैसे ही पदार्थ को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये वैसा वस्तु होगा जिससे प्रकाश आर पार ही नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें क्या होगा, तो प्रकाश आर पार नहीं होगा, यानी कि प्रकाश जो है वो गमन ही नहीं कर पाएगा, प्रकाश आर पार नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो सर बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि इस बोर्ड से प्रकाश आर पार होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो बोर्ड क्या हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। आपके इस हाथ से प्रकाश आर पार होगा, आप कहेंगे सर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु। तो जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी, जैसे कि ग्लास। और जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होगी उसको हम लोग पारभासी वस्तु कहेंगे, जैसे कि तेल लगा हुआ या फिर बटर पेपर पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अपारदर्शी वस्तु वैसा वस्तु होगा जिससे प्रकाश आर पार ही नहीं होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये भी हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? तो मेरे मित्र इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी कौन कौन सा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है आपका प्रदीप्त वस्तु। पहला क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु। ध्यान देंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अप्रदीप्त वस्तु। दूसरा क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सवाल ये है कि गुरुजी प्रदीप्त वस्तु क्या होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो प्रकाश को इमिट करती है, उत्सर्जित करती है, उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो सूर्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तु की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बड़ा ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगी क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी क्या कहलाएगा? आप कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। आप कहिएगा गुरुजी ये चीज़ भी हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि ये छाया कैसे बनता है? मेरे मित्र इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बड़ा ही इसका आसान सा कंसेप्ट है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग शैडो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शैडो की, यानी कि छाया की, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश जो है जब वो किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलती है, मान लीजिए कि ये आपका एक टॉर्च है, तो इससे प्रकाश की किरणें निकलेगी तो क्या होगा? आप कहेंगे सीधी रेखा में जाएगी। क्या होगा सर? सीधी रेखा में जाएगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि चूंकि प्रकाश की ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसीलिए अगर कोई प्रकाश आपका सीधी रेखा में गमन कर रहा है और उसके बीच में क्या आ जा रहा है? कोई अवरोध आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? कोई अवरोध, यानी कि रुकावट आ जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर इस अवरोध उत्पन्न करने वाली वस्तु के पीछे में पर्दा होता है तो यहाँ पे क्या होता है? तो कुछ अंधेरा भाग बन जाता है, और यही क्या कहलाता है? गुरुजी यही जो है छाया कहलाता है। बड़ा ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि चूंकि हम सबों को मालूम है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश के सीधी रेखा में जब कोई रुकावट आ जाता है तो उस रुकावट के वजह से अगर रुकावट के पीछे पर्दा रहता है तो वहाँ पे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और उसी अंधेरा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे छाया, यानी कि शैडो बोला जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि शैडो छाया कैसे बनता है, तो आप कहेंगे कि प्रकाश के पथ में रुकावट आ जाने की वजह से बनता है।
क्यों बनता है? तो चूंकि हम लोगों को मालूम है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जैसे ही उसके रास्ते में कोई रुकावट आता है तो प्रकाश गमन नहीं कर पाती है, जिस वजह से जो ये रुकावट या अवरोध होता है उसका एक अंधेरा वाला भाग जो है वो दूसरी ओर बन जाता है, और वही अंधेरा वाला भाग क्या होता है? आप कहते हैं छाया होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके एग्जाम में अम्बरा और पेनम्बरा करके क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा रुकावट के बाद कोई पर्दा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर रुकावट के बाद पर्दा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा? शैडो बनेगा, छाया बनेगा। ध्यान देंगे, आप सबों ने गौर किया होगा कि छाया का कुछ भाग आपका क्या होता है? तो गुरुजी कुछ भाग जो है वो पूरी तरह से अंधेरा होता है। क्या होता है? पूरी तरह से अंधेरा होता है। और कुछ भाग क्या होता है? तो गुरुजी उस पे अंशतः प्रकाश पड़ते रहती है। जैसे कि ये वाला पोर्शन क्या है? तो आप देख रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पे पूरा तरह से अंधेरा है, और ये वाला पोर्शन क्या है? तो गुरुजी यहाँ पे प्रकाश अंशतः पड़ते रहती है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका पूर्ण अंधेरा वाला क्षेत्र है, शैडो में जो पूर्ण अंधेरा वाला क्षेत्र होता है, शैडो में जो पूर्ण अंधेरा वाला क्षेत्र होता है, इसको क्या बोला जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखना, इसको प्रछाया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रछाया बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में अम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बरा कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जिसमें प्रकाश अंशतः है, क्या है सर? प्रकाश इसमें अंशतः है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये पूर्ण अंधेरा वाला क्षेत्र नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? उपछाया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपछाया बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनम्बरा कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि छाया का वह भाग जहाँ पे पूर्ण अंधेरा हो क्या कहलाएगा? अम्बरा यानी कि परछाया कहलाएगा, और छाया का वह भाग जहाँ पे पूर्ण अंधेरा न हो वो क्या कहलाएगा? उपछाया कहलाएगा। और यहाँ पे न हो तो आप लिख भी सकते हैं कि इस क्षेत्र में पूर्ण अंधेरा नहीं होता है, इस क्षेत्र में पूर्ण अंधेरा नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? तो गुरुजी अंशतः प्रकाश की किरणें आते रहती है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रकाश के चलने के रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाएगा तो क्या होगा? शैडो का फॉर्मेशन होगा। शैडो का जो पूर्ण अंधकार वाला क्षेत्र होगा वो परछाया कहलाएगा, और जो आपका पूर्ण अंधकार वाला क्षेत्र नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? उपछाया कहलाएगा, यानी कि पेनम्बरा कहलाएगा। मेरे मित्र, आपके इसी टॉपिक के साथ जो लाइट का बेसिक रिवीजन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि आपके इतने ही बात से आपके एग्जाम में 11 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्वेश्चन किस टाइप का है? मेरे मित्र, अगर आपको इतना सा कंसेप्ट माइंड में है तो प्रकाश के बेसिक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। आप कहेंगे कि गुरुजी फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन है पारभासी, दूसरा ऑप्शन है पारदर्शी, तीसरा ऑप्शन है अपारदर्शी, चौथा ऑप्शन है चमक। क्या होगा इसका आंसर? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन करा जा रहा है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं। आप क्या कहेंगे? अभी जस्ट आपने बताया है कि जो पारभासी वस्तुएं होती है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होती है, उससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी वस्तु होगा उससे अगर हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की कोशिश करेंगे तो वस्तु हमको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आंशिक रूप से दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे प्रकाश क्या होती है? तो आंशिक रूप से आर पार होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो पारदर्शी दिया है, मेरे मित्र इससे प्रकाश क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी पूरे ही आसानी से आर पार हो जाता है। तो जो भी पारदर्शी वस्तु होगा उससे अगर हम किसी भी दूसरे वस्तु को देखना चाहेंगे तो वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में अपारदर्शी की चर्चा की गई है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश की किरणें जो है वो आर पार नहीं हो पाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग किसी अपारदर्शी वस्तु के सहारे किसी अन्य वस्तु को देखना चाहेंगे तो हम लोग स्पष्ट रूप से देखने की तो बात ही नहीं करेंगे, वस्तु को हम लोग देख ही नहीं पाएंगे।
तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके सहारे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्लियरली देखा जा सकता है, आप कहेंगे पारदर्शी वस्तु के सहारे। और अगर क्वेश्चन ये करा जाए कि निम्नलिखित में से किसके सहारे किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तो आप कहेंगे पारभासी वस्तु के सहारे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश डैश में संचरित होता है। ऑप्शन है क्षैतिज रेखा, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्व रेखा, तीसरा ऑप्शन है वक्र रेखा और चौथा ऑप्शन है सीधी रेखा। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश डैश में संचरित होती है। प्रकाश जो एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है वो कैसे करती है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि प्रकाश जब भी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करेगा तो वो सीधी रेखा में गमन करेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। ऑप्शन दिया हुआ है पारदर्शी, दूसरा ऑप्शन है अपारदर्शी, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशमान, चौथा ऑप्शन है पारभासी। क्या होगा इसका आंसर? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं शैडो की, छाया की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर ये हमारा कोई प्रकाशीय स्रोत है, क्या है? प्रकाशीय स्रोत है, तो जाहिर सी बात है कि इससे प्रकाश की किरणें क्या होगी? सर बाहर निकलेगी। और इस प्रकाश की किरणों के गमन करने के रास्ते में अगर कोई अवरोध आ जाता है तब हम लोगों को क्या मिलता है? तो तब हम लोगों को शैडो मिलता है, यानी कि छाया मिलता है। अच्छा, ये शैडो क्यों बनता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये जो अवरोध आया है ये प्रकाश के किरण को क्या करता है? तो गुरुजी ब्लॉक कर देता है, यानी कि आर पार नहीं होने देता है। मेरे मित्र, जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी ये जो हमारा अवरोध है जो प्रकाश के किरणों के रास्ते में आ गया है, ये प्रकाश की किरणों को आर पार करने नहीं देता है, तो ये आपका कौन सी वस्तु होगी? आप कहेंगे कि गुरुजी ये अपारदर्शी वस्तु हो जाएगी, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो चला, क्वेश्चन भी तो यही करा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। आप कहेंगे कि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आएगा तो छाया बनेगा, अवरोध प्रकाश की किरणों को आर पार नहीं होने देगा, मतलब अवरोध हमारा क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी अपारदर्शी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा ऑप्शन है प्लैंक, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है फैराडे। क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ऑप्शन है प्रकाश का फैलना, दूसरा है हस्तक्षेप, तीसरा ऑप्शन है विसरण और चौथा ऑप्शन है ध्रुवीकरण। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस चीज़ को आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा घटना है जो प्रूफ कर रहा है? आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि प्रकाश की प्रकृति डुअल नेचर वाली होती है। ये डुअल नेचर का मतलब होता है कि प्रकाश कुछ घटनाओं में तरंग के तरह भी बिहेव करता है और कुछ घटनाओं में कण के तरह भी बिहेव करता है। और हम लोग बात करते हैं प्रकाश के तरंग के तरह बिहेव करने की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्रकाश के परावर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना है, विवर्तन की घटना है, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना है, ध्रुवीकरण है, व्यतिकरण है, ये सब के सब किस पे आधारित होते हैं? तो सर प्रकाश के तरंग सिद्धांत पे आधारित होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है? आप कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर ध्रुवीकरण आधारित होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का जो ध्रुवीकरण की घटना है वो इस चीज़ को साबित कर रहा है कि प्रकाश जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है? आप कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है,
तो देख लीजिए किस ऑप्शन में अप्रदीप्त वस्तु है। आप कहिएगा गुरुजी तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को डैश कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पारदर्शी वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है अस्पष्ट वस्तुएं, तीसरा ऑप्शन है गैर चमकदार वस्तुएं, चौथा ऑप्शन है चमकदार वस्तुएं। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे किस प्रकार का वस्तु कहा जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं प्रदीप्त वस्तु की, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये जो हमारा प्रदीप्त वस्तु होता है ये स्वयं प्रकाश उत्पादित करता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में प्रदीप्त वस्तु की चर्चा नहीं की गई है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके ऑप्शन में प्रदीप्त वस्तु की चर्चा ना की गई हो और ऑप्शन में चमकदार वस्तु हो, तो आप सभी बड़े ही शौक से कह सकते हैं कि गुरुजी चमकदार वस्तु भी क्या करती है, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है या फिर उत्पादित करती है। आप कहेंगे गुरुजी तब तो हमारे इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, आपके ऑप्शन में प्रदीप्त वस्तु न हो, आपके ऑप्शन में चमकदार वस्तु हो, तो आप इसको टिक करके आ जाइएगा, आपका आंसर 100% सही होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? निर्वात, कांच, पानी, वायु। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है और प्रकाश का चाल निर्वात को छोड़ करके अन्य किसी भी माध्यम में क्या होगा, तो निर्वात से कम होगा। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻8 मीटर s⁻1। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर s⁻1 और आपका तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है आपका 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ और ms⁻⁻1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये सेम चीज़ हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है उपछाया, दूसरा ऑप्शन है प्रछाया, तीसरा ऑप्शन है एटोम्ब्रा और चौथा ऑप्शन है छाया। क्या होगा इसका आंसर? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जब हम लोग छाया की बात करते हैं तो क्या होता है कि छाया में कुछ भाग ऐसा होता है जो पूरी तरह से अंधेरा होता है, और ये अंधेरा जो है वो किस चीज़ को बता रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है वो नहीं पड़ रही है, और इस पूर्ण अंधकार वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी एकरे परछाया बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बरा कहते हैं। और साथ ही जहाँ पे अंशतः प्रकाश पड़ती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपछाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपछाया, यानी कि पेनम्बरा कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। भाई मेरे, यहाँ पे स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपको कैसा दिखता है? अंधेरा क्षेत्र दिखता है। अगर पूरा प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता तो यहाँ पे आपको क्या दिखता? प्रकाश दिखता। ये जो आपका अंधेरा वाला क्षेत्र है जहाँ पे स्रोत से आने वाली पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है, उसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको तो हम लोग परछाया कहेंगे। तो मेरे मित्र, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? ऑप्शन है 1776, दूसरा ऑप्शन है 1676, तीसरा ऑप्शन है 1876, चौथा ऑप्शन है 1867। क्या कहिएगा? 1676 में ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकाश की गति को मापा था। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके लाइट के बेसिक्स से
जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका 11 क्वेश्चन ही था, जो कि कहीं ना कहीं लाइट के बेसिक से संबंधित था। और मेरे ख्याल से अब आपको लाइट के बेसिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।